कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जैकपॉट का क्लास 11 एग्जामिनेशन 2020 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे भी पूछे जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। पहला सवाल है, सिंबल ऑफ प्रीफिक्स योक्टो यूज्ड इन द एसआई सिस्टम इज। ठीक है, एसआई सिस्टम में योक्टो ये सब न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हैं। पावर्स ऑफ 10 के लिए स्पेशल न्यूमेरिकल प्रीफिक्स दिया जाता है और उसका स्पेशल सिंबल होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि योक्टो के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। ओके, तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। पावर्स ऑफ स्पेशल पावर्स ऑफ 10, उनका नाम क्या होता है, फिर सिंबल क्या होता है। ओके, तो ये रहा उसका लिस्ट। 10 टू द पावर -10 को बोलते हैं डेसी, सिंबल है डी। 10 टू द पावर -2 सेंटी, सी। 10 टू द पावर -3 मिली, एम। 10 टू द पावर -6 माइक्रो, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -9 को बोलते हैं नैनो, सिंबल होता है एन। ओके, 10 टू द पावर 1 को बोलते हैं डेका, डी ए। 10 टू द पावर 2 को हेक्टो, एच। 10 टू द पावर 3 किलो, स्मॉल के। 10 टू द पावर 6 को बोलते हैं मेगा और इसका सिंबल होता है कैपिटल एम। ओके, इसी प्रकार और भी है। 10 टू द पावर -12 को बोलते हैं पिको और सिंबल होता है स्मॉल पी। 10 टू द पावर 12 को बोलते हैं टेरा और सिंबल होता है कैपिटल टी। 10 टू द पावर 9 को बोलते हैं गीगा और सिंबल होता है जी। 10 टू द पावर -15 को बोलते हैं फेम्टो और सिंबल होता है एफ। 10 टू द पावर 15 को बोलते हैं पेटा और सिंबल है पी। 10 टू द पावर -18 को बोलते हैं आटो और सिंबल होता है ए। 10 टू द पावर 18 को बोलते हैं एक्सा और सिंबल होता है कैपिटल ई। 10 टू द पावर -21 को बोलते हैं जेप्टो और सिंबल होता है स्मॉल जेड। 10 टू द पावर 10 टू द पावर 21 को बोलते हैं जीटा और सिंबल होता है कैपिटल जेड। ओके, तो अब हम लोग आगे जो सवाल हमसे पूछा गया है, 10 टू द पावर -24 को बोलते हैं योक्टो और उसी का सिंबल होता है वाई। 10 टू द पावर 24 को बोला जाता है योटा और इसका सिंबल होता है कैपिटल वाई। तो इन्हीं में से कोई एक सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो हम लोग वापस जाते हैं क्वेश्चन पर। ओके, ठीक है, ठीक, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, वाई। योक्टो को स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 इज। इस प्रकार का पिछले सेट्स में भी देखे, कार्बन का 12 होता है, 12 प्लस 2 गुना 16 32, 12 प्लस 32 44, तो 44U। क्वेश्चन नंबर 3, रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज। निचली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, प्रोटॉन में इकाई धन आवेश होता है, तो ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 4, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन्स, है ना, 1 मोल कैल्शियम में अवोगाड्रो नंबर के बराबर कैल्शियम के एटम्स होंगे, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड शेल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, शॉर्टकट मेथड से लिखिए या इसका डिटेल रूप भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है एक्चुअली। 1s2 2s2 2p3, इसका मतलब है K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L शेल में 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ग्रुप नंबर ऑफ ब्रोमीन इज, ब्रोमीन हाइलोजन है, हाइलोजन होते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर 2। 7, निकेल इज, निकेल होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो आप याद कर लेना एटॉमिक नंबर 21, स्कैंडियम से जिंक तक एटॉमिक नंबर 30 तक, इन्हीं में से किसी एक को पूछा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इस प्रकार का हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द स्ट्रोंशियम, SR स्ट्रोंशियम है जिसका मास नंबर 88 है और एटॉमिक नंबर 38 है, तो पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन कितना होगा, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे। ओके, तो 8 में से 8 0, फिर 8 में 3 5, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया 50। क्वेश्चन नंबर 9, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिलोंग टू, क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ग्रुप 2 में ये बिलोंग करते हैं। ग्रुप 1 होता है अल्काली मेटल्स, ग्रुप 3 तो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत आता है, ट्रांजिशन मेटल के अंतर्गत ये आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखना होगा। ओके, तो इसमें लिखने में हमको दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन बना करके इधर फ़ोटो खींच दिया हूँ। ओके, चलिए यहीं पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एटॉमिक नंबर 15 होता है फास्फोरस का, अगर आप नहीं भी जान रहे हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर 15 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से लिख देना है। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है p सब शेल में, इसलिए ये इसका ब्लॉक हो जाएगा p ब्लॉक। अब पीरियड क्या होगा, उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि जो लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही उसका पीरियड नंबर होगा, तो यहाँ लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो पीरियड हो गया 3। अब ग्रुप नंबर इसका हो जाएगा, पी ब्लॉक के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप नंबर निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 10 जोड़ देते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, तो 10 + 5 = 15, तो वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 15 है उसका पीरियड होगा 3, ब्लॉक होगा P और ग्रुप होगा 15। ओके, चलिए हम थे क्वेश्चन नंबर, ओके क्वेश्चन नंबर कितना था, एनीवे पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ थे हम क्वेश्चन नंबर 10, तो हमने देख लिया है इसका, तो ये होगा 3rd पीरियड में। ठीक, द मॉलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ BeCl2 इज, है ना, यहाँ पर आप 2 कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन
और VSEPR थ्योरी। ओके, चलिए हम यहाँ यूज़ करते हैं VSEPR थ्योरी। तो VSEPR थ्योरी के अनुसार हम कैलकुलेट करते हैं कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, और उसी हिसाब से हम उसका ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, तो इसका अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे BeCl2 का, तो इसमें सेंट्रल एटम तो Be है, बेरिलियम है। ओके, तो इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए हमने यहाँ 2 डॉट लगा दिया। क्लोरीन ग्रुप 17 का है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो क्लोरीन के अराउंड 7 डॉट्स हमने लगा दिया। ओके, तो वो बेरिलियम दोनों ही क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड Be ये बराबर 2 है। नंबर ऑफ लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड Be ये 0 है ना, यहाँ पर मिक्सअप नहीं करना है। नंबर ऑफ लॉन पेयर्स क्लोरीन में कितना है उसको नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल एटम बेरिलियम है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बराबर 2 + 0 = 2। ओके, तो VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अनुसार अगर सेंट्रल एटम के अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 होता है तो ज्योमेट्री होता है लीनियर। ओके, ज्योमेट्री होता है लीनियर। ठीक है, हम लोग सवाल में फिर आएंगे। ठीक है, इसके ठीक बाद वाला सवाल में पूछा है He2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले कैलकुलेट करना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो 1 से 8 इलेक्ट्रॉन के बीच अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हम एक शॉर्टकट मेथड में एक रूल यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं बाबा रूल, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 जाएगा बॉन्डिंग में और 2 जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। अब फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर = ½ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये हो जाएगा ½ × 2 - 2 = 0/2 = 0। ठीक है, चलिए अब वापस जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11-12 में। हमने हल तो कर लिया है। ओके, अब ऑप्शन पर हम लोग आएंगे। ओके, ठीक है, तो BeCl2 का ज्योमेट्री होता है लीनियर। बॉन्ड ऑर्डर He2 का हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 0। ओके, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या तो इसका स्ट्रक्चर लिख करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन का में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। तो 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। ओके, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारे पास है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 1 2 3। नंबर ऑफ लोन पेयर्स है ना, 1 लोन पेयर है, कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं।
ओके, हुंस पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं प्रोवाइडेड देयर स्पिन्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए हमको चाहिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखिए इसमें किसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। sp2 में एक s 2 p, इसमें तो 3 ही बनेगा। sp3 में एक s 3 p, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी से है। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NH3 इज। अभी हमने कहा कि इसमें 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट, Gay-Lussac's law is mathematically written as। ओके, Gay-Lussac's law बताता है प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। तो देखो कहाँ कहाँ प्रेशर और टेम्परेचर है। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 2। तो 4 लो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, Gay-Lussac's लॉ और अवोगाड्रोस लॉ, ये 4 में से कोई एक पूछा जाता है। नेक्स्ट, द थर्मोकेमिकल रिएक्शन है ना। थर्मोकेमिकल रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ साथ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी दिया हुआ रहता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनियम क्लोराइड और जल बनता है। और यहाँ दिया है डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, ये है -51.5 किलो जूल। नेगेटिव साइन है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ओके, तो यहीं पर तो है इसका जवाब। तो ये होगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना, डेल्टा न्यू लिखा हुआ है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17, इफ डेल्टा G is less than 0 then the process is spontaneous। yeah, option number 1। okay, question number 18, the value of pH of 0.1 molar NaOH solution is equal to, है ना, pH वैल्यू, pH इक्वल टू माइनस लॉगरिदम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, लेकिन यहाँ दिया हुआ है बेस का। ओके, तो इसको हमने इधर सॉल्व किया है। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो सबसे पहले तो हमको यहाँ कैलकुलेट करना होगा कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। ओके, तो NaOH होता है स्ट्रॉन्ग बेस, इसका हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, ये कम्प्लीटली टूटता है। इसका मतलब है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 टू द पावर -1। अब आपको ये जानना होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। तो यहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -14 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस है 10 टू द पावर -1, तो ये होगा 10 टू द पावर -14 बाय 10 टू द पावर -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10 टू द पावर -14 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर का चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा, 10 टू द पावर 1, तो ये होगा 10 टू द पावर -13m। अब इसको pH का फॉर्मूला में लगा देंगे, pH इक्वल टू माइनस लॉगरिदम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू को यहाँ लगा देंगे। फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, लॉगरिदम ऑफ A पावर x इक्वल टू x इंटू लॉगरिदम ऑफ A। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -13 लॉगरिदम ऑफ 10, लॉगरिदम ऑफ 10 इक्वल टू 1 होता है।
और इसीलिए इसका pH वैल्यू होगा 13। ओके, तो आप जानते हैं 10th क्लास में पढ़े हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन का pH वैल्यू 1 to 6.9 होता है, न्यूट्रल का होता है 7, बेसिक का होता है 7 ग्रेटर दैन 7, मतलब 7.1 से लेकर के 14 तक। ओके, तो अभी हमने सॉल्व किया कि वो एक 0.1 मोलार NaOH का pH वैल्यू बराबर 13 हुआ। तो आपको ये भी जानना होगा 0.1 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब 10 to the power -1। ओके, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 0.1 ही दिया हुआ हो, क्वेश्चन में 0.01 भी रह सकता है, तो वो हो जाएगा 10 to the power -2। तो इसे कन्वर्ट कर सकना पड़ेगा, तभी केवल इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। ओके, ठीक। द फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्पीसीज HCO3- है ना, बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। तो पिछले वीडियोस में भी हम बताए थे कि कॉन्जुगेट एसिड लिखने के लिए हम H+ ऐड करते हैं, कॉन्जुगेट बेस के लिए H+ रिमूव करते हैं। तो HCO3- से एक H+ हटाएंगे तो हो जाएगा, है ना, एक नेगेटिव चार्ज पहले से है, इसलिए ये 2 नेगेटिव चार्ज बनेंगे, तो ये होगा CO3 2- ना, कार्बोनेट आयन। क्वेश्चन नंबर 20, स्पीशीज H+ इज लुईस बेस, लुईस एसिड। लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टार्स और बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। तो यहाँ H+ है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए H+ है लुईस एसिड। ओके, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 21, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले समझना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और रिडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ओके, तो जो स्पीशीज किसी दूसरे स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए बाध्य करता है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए बाध्य करता है, वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो उससे इलेक्ट्रॉन त्याग करवाएगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, है ना। जैसे मान लिया कि ये फेरिक आयन है Fe3+, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, है ना, +2 Fe2+। तो इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 22, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P in NaH2PO4, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक सवाल तो रहेगा ही। ओके, तो इसमें 2 सवाल हैं और एक 23 नंबर भी ऐसा ही, ठीक है। इसको इधर लास्ट में सिस्टमेटिकली कैसे हल किया जाता है ना, कोडिंग और डीकोडिंग का इस्तेमाल करके, उसको हमने यहाँ पर आपके लिए बना दिया है। तो कोडिंग करना है, फर्स्ट स्टेप को बोलता है कोडिंग। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P वेयर इन NaH2PO4 भी X। कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की संख्या नेगेटिव चार्ज की संख्या के बराबर होती है, या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बराबर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसलिए ओवरऑल चार्ज 0 होता है। ओके, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, तो 1 प्लस हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन का भी 1, 2 × 1, हमने फास्फोरस का माना है X प्लस
4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 + x - 8 इक्वल टू 0। तो ये होगा 3 + x - 8 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 8 - 3 इक्वल टू 5। ओके, फाइनली इसको हमको डिकोडिंग करना है और इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इज +5। ठीक, 23 नंबर भी ऐसा ही है। ओके, 23 नंबर में पूछा गया है सोडियम बाइसल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो यहाँ भी पहले कोडिंग करना, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन NaHSO4 be x। ओके, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1, तो 1 प्लस हाइड्रोजन का भी 1, ओके 1 प्लस सल्फर का हमने माना x प्लस 4 ऑक्सीजन, 4 इंटू एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो हमने यहाँ लिखा 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 2 + x - 8 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 8 - 2 इक्वल टू 6। अब फिर यहाँ भी डिकोडिंग करेंगे, therefore oxidation number of sulfur in NaHSO4 इक्वल टू +6। ओके, तो पहले ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते थे ना, 8 पूछा जाता था, फिर 8 के बाद 15 किया गया, फिर अभी है ना आपका ऐसे कर दिया कि केवल MCQ केवल पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं तो पहले ऐसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता था उस समय, अभी जो बताए वैसे हल करके दिखाना होता था। एनीवे, यहाँ भी वैसे ही हल करके आपको पहले फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो हमने फाइंड आउट कर लिया था ओके कि NaHSO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, और हमने फाइंड आउट किया था NaH2PO4 में P का ऑक्सीडेशन नंबर +5। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, है ना, जल की स्थायी कठोरता। तो जल की कठोरता दो प्रकार का होता है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। परमानेंट हार्डनेस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पूछा है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या के कारण होता है, तो बाइकार्बोनेट के कारण तो टेम्पररी हार्डनेस होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, तो X + NaCl, ये पहले में का भी सेट में हमने इसको देख लिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है ना, तो यहाँ बनेगा X के स्थान में होना चाहिए मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक, द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइन, बिना बुझा हुआ चूना, तो जो चूना हम खरीदते हैं बोरा में ना, पोचड़ा मारने से पहले वाला चूना, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2। ओके, जो लोग हिंदी मीडियम में लिखेंगे तो आप देख लीजिएगा हिंदी का क्वेश्चन मैं इंग्लिश का मैं केवल टिक मार रहा हूँ। ओके, अब अगला सवाल है, इन द रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 X + H2, है ना, तो बुझा हुआ चूना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना प्रवाहित करेंगे। ठीक है, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, सोडियम इज एन अल्कली मेटल, एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, ए ट्रांजिशन मेटल, नन ऑफ दिस ना। ग्रुप 1 मेटल है, ग्रुप 1 मेटल को अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2 मेटल्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ओके,
द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 14 इज, तो ग्रुप 14 का फर्स्ट मेंबर है नाइट्रोजन। बोरोन, ये तो ग्रुप 13 का है। कार्बन ग्रुप नहीं नाइट्रोजन नहीं, ग्रुप 14 का, ओके थोड़ा सा गड़बड़, ग्रुप नाइट्रोजन तो है ग्रुप 15 का है ना, ये वाला नहीं है, कार्बन है ग्रुप 14 का फर्स्ट मेंबर। ओके ठीक, नेक्स्ट, SiO2 इज, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज, पढ़े हैं आप लोग 10th क्लास में, मेटल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ये जनरली बेसिक होते हैं और कुछ एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये होगा एसिडिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं 31, ठीक है, बोरिक एसिड को हीट करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ओके तो इसको यदि हीट करेंगे यहाँ, क्योंकि टेम्परेचर को स्पेसिफाई किया हुआ नहीं है ना, नहीं तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है एक्चुअली एक्शन ऑफ हीट ऑन बोरिक एसिड। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ बनेगा एक्चुअली बोरिक अनहाइड्राइड है ना, B2O3 प्लस H2O। अब यहाँ पर 2 लिखा है, तब 2 तिया 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे तब ये बैलेंस हो जाएगा। इसका नाम है बोरिक अनहाइड्राइड, तो ऑप्शन नंबर 2। ओके क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, तो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स ए, तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक, तो साइक्लिक कंपाउंड से एक नाम पूछा जाता है। ओके, द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन इज, है ना, आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, तो n = 8 लगा देंगे तो C8। अब यहाँ 2 8 16, 16 और 2 18, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 C8H18। ओके नेक्स्ट, CH3 CH2 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 CH3 इज, आइसोपेंटेन तो है नहीं है ना, ये एक्चुअली N पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन यहाँ पर नहीं दिया है, एनीवे नियो पेंटेन भी नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए पेंटेन। 35, न्यूक्लियोफाइल इज, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस, ओके लवर्स, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा उसको इलेक्ट्रॉन रिच होना होगा। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन रिच कौन है ना, ऑप्शन नंबर 1 इथोक्साइड एनायन, BF3, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, NO2+, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच अर्थात न्यूक्लियोफाइल है C2H5O-। 36, the number of sigma bonds present in CH2 double bond CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड केवल होता है। ओके तो यहाँ पर हो गया 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 2, 7 2 9, तो आंसर होगा 9 सिग्मा बॉन्ड्स। ओके अब पूछा गया इनका आईपैक नेम किया है, तो क्या करेंगे, नंबरिंग करते हैं, ऐसा नंबरिंग करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन को छोटा नंबर मिले, तो 1 हो गया, 2 3 4,
तीसरा नंबर में एक मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल, 4 कार्बन, वर्ड रूट ब्यूट, सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स एल, फंक्शनल ग्रुप है OH, सेकेंडरी सफिक्स ओल। तो इसका सही नाम है 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। 38 in the reaction in which benzene reacts with fuming sulfuric acid, H2SO4 containing सल्फर ट्राइऑक्साइड को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम बोलते हैं, इसे साथ हीट करते हैं तो सल्फोनेशन रिएक्शन होता है ना। तो ये कंपाउंड होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पर एक होगा SO3H, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 39 है ना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से। विच इज द सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट सेडिमेंट्स, है ना, प्रदूषक तलछट का स्रोत कौन है? डोमेस्टिक सीवेज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरोजन ऑफ सोइल बाय एग्रीकल्चर एंड स्ट्रिप माइनिंग। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, एरोजन ऑफ सोइल बाय एग्रीकल्चर एंड स्ट्रिप माइनिंग, कृषि तथा विपट्टी खनन के कारण मृदा का अपरदन। चलिए अब हम लोग आगे लास्ट सवाल था, द पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट स्मॉग इज प्रेजेंट इन, कणिकीय प्रदूषक धुंध उपस्थित होते हैं ट्रोपोस्फियर में, स्ट्राटोस्फियर में, दोनों में, नॉन ऑफ दीज। तो ये जो स्मॉग होता है वो ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल में उपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो इस प्रकार से हमारा है ना ये सेट भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, ठीक है, उम्मीद है इससे आपको रिवीजन करने में सुविधा हुई। अगर आप इसे लाभान्वित हुए तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ओके, ठीक है, सबों को आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय।